हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट अपडेट, आज नाइट में 9:15 पे मैं लाइव आऊंगा, तो वहां पे हम गुफ्तगू करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और कुछ भी डाउट आपके हों तो बिल्कुल बताइएगा, कोशिश करेंगे उनको रिजॉल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे जेपी पावर की। तो जेपी पावर पे जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो लाइव का जो नोटिफिकेशन वो भी मिल जाए और जो भी मैं नए वीडियोस बनाता हूँ उस वो भी सारी जो है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेपी पावर पे आ गए हम। सबसे पहले इसका बिजनेस देखेंगे तो बिजनेस के अंदर बेसिकली ये जो कंपनी जैसे टाटा पावर, अदानी पावर और सारी जो पावर जनरेशन कंपनी है, उस तरीके की ये भी एक कंपनी है। यहाँ पे अगर इसके बिजनेस के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो है, अगर हम बिजनेस के अंदर जाएं तो यहाँ पे पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन के अंदर ये हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो एमपी के अंदर इनके प्रोजेक्ट्स हैं, इलाहाबाद में इनके प्रोजेक्ट्स हैं, काफी प्रोजेक्ट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे हिकअप्स जो हैं इसके अंदर आए थे। वो रीजन था डेट की वजह से जो कंपनी ने काफी सफर किया। उसके बाद में कंपनी ने जैसे कि बहुत सारी कंपनीज जो है अपने स्टेक बेच देती हैं, जैसे आलोक इंडस्ट्रीज हैं और बहुत सारी कंपनीज हैं वो स्टेक बेच देती हैं। यहाँ पे इन्होंने स्टेक ना बेच के अपने जो एसेट्स थे, जो एसेट्स इनके पास में थे, वो बेचे और डेट को रिकवर किया। और यहाँ पे डेट को रिस्ट्रक्चर करने के बाद में अब अच्छा खासा इसके अंदर जो है अपसाइड देखने को मिलता है, क्योंकि सेल्स वगैरह जो भी सारी चीजें थी उनके अंदर में कमी नहीं आई थी। लेकिन जो है बहुत ह्यूज अमाउंट में ये जो अपनी इनकी बोरोइंग थी, बहुत ह्यूज अमाउंट में जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, वो इनके लिए एक सरदर्द था। लेकिन अब काफी हद तक इन्होंने अपनी बोरोइंग कम की है, तो वो एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है और बहुत सारा अपसाइड भी इसके अंदर शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो चलिए, ये बिजनेस से रिलेटेड बात हो गई। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स हमने देख लिए। ये इनका डैम भी है एक उत्तराखंड में। ये सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स इनके हैं। और यहाँ पे अब चलते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। तो फंडामेंटल के ऊपर अगर देखें, उससे पहले मैं बता दूं, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसका बनाया था, तकरीबन 450 के लेवल पे मैंने बनाया था। 4.5 रुपए का ये जब हुआ करता था, और कुछ ही टाइम पहले की बात है। अगर यहाँ पे आप चैनल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं डालूं यहाँ पे जयप्रकाश, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा। ये देखिए, ये वीडियो मैंने बनाया था, ये 4 वीक्स अगो ये बनाया था, तकरीबन 1 महीने पहले। और 1 महीने मैंने 4.5 रुपए करीबन ये वीडियो बनाया था। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ इसने ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ पे तकरीबन 2 रुपए का ग्रोथ दे चुका है। तकरीबन यहाँ पे 30% का जो है इंक्रीमेंट इसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी भी मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी भी मुझे जो है नेक्स्ट टारगेट जो इसके हैं वो अच्छे खासे नजर आते हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 4,318 करोड़ की कंपनी है। अगर इसका हाईएस्ट जो देखा जाए वो 655 है, और जो करंट प्राइस है वो 630 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 15, आरओई 2.38%, नो डाउट अच्छा नहीं है। आरओसी भी इसका इतना अच्छा नहीं है, और डेट भी कंपनी के पास में है। प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे जो है 28.3% है, और प्लेस परसेंटेज जो है 87.3% जो शेयर है इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं। फिर भी यहाँ पे वीडियो बनाने का रीजन ये है, देखिए कभी भी जब इस तरीके के पैरामीटर कंपनी में होते हैं, उसका मतलब है कंपनी में कुछ गड़बड़ हुआ है। और गड़बड़ होने के बाद में अगर चीजें रीस्ट्रक्चर्ड हो, मैनेजमेंट में कुछ चेंज हो, तो वहीं पे एक अपॉर्चुनिटी होती है उस पर्टिकुलर स्टॉक को मल्टीप्लायर बनने का। वही स्टोरी यहाँ पर है। तो कोर फंडामेंटल सारे सही नहीं है, नो डाउट। फिर भी इसके अंदर एक अच्छे खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। उसका रीजन और डिटेल में जो है नीचे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इसके पीयर कंपेरिजन के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। पावर ग्रिड हो गया, एनटीपीसी, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू पावर, तो ये सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हो गए। सेल्स की अगर बात करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे जो है सेल्स अगर आप देखेंगे तो सेल्स में इतना, जैसा कि मैंने पहले बताया, इतना जो है सेल्स के अंदर जो है डाउन साइड नहीं था। जिस तरीके से जो स्टॉक इसका टूटा और नीचे आया, नीचे से फिर वापस ऊपर जा रहा है, सेल्स यहाँ पे कंसिस्टेंट अच्छी है। और अभी भी जो है अच्छी खासी सेल इस क्वार्टर में और इसके पिछले क्वार्टर में इन्होंने मेंटेन की, और उसके पहले भी अच्छी खासी सेल थी। तो अगर यहाँ से आप देखें तो कॉन्टिन्यूसली अच्छा खासा जो इन्होंने जो है एक सेल्स का नंबर ये जनरेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी अच्छा खासा निकाल रहे हैं। ओपीएम भी यहाँ पे अच्छा खासा है, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए अदर इनकम जो है वो यहाँ पे अच्छी खासी इन्होंने इंक्रीज की है। वो भी एक रीजन जो है कंसीडर करने का होता है। 236 करोड़ की जो है अदर इनकम मायने रखती है, नो डाउट। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए, जब से कंपनी ने जो अपने जो फिक्स एसेट्स को कम किए हैं, पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 350 करोड़ से ऊपर की जो है ये इंटरेस्ट पे कर रहे थे, क्योंकि उसका सीधा
सीधा रीजन बोरोइंग था, और यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अगर सेल्स देखोगे तो सेल्स से तकरीबन हाफ जो है ये इंटरेस्ट ही पे कर रहे थे क्वार्टरली। तो एक साल का इंटरेस्ट जो निकल का, ये क्वार्टरली है, तो एक साल का इंटरेस्ट तकरीबन 1500 करोड़ होता है, और वो मायने रखता है नो डाउट। अब इन्होंने डेट को रीस्ट्रक्चर किया, अपने जो फिक्स एसेट को बेचा, उसके बाद में इंटरेस्ट जो है तकरीबन इन्होंने आधा कर दिया और आधे से भी कम कर दिया है। तो नो डाउट आने वाले टाइम में और भी ये अपने जो है इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं, और वो अच्छा खासा जो है अपसाइड इसमें देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां माइनस में हुआ करता था, ड्यू टू दैट ओनली जो यहाँ पे प्लस में आया, और अच्छा खासा नंबर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर करंट क्वार्टर में देखेंगे आप, तो यहाँ से तकरीबन जो है सीधा सीधा यहाँ पे 6 गुना के करीबन यहाँ पे जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है। और नेट प्रॉफिट की तो बात ही नहीं, जो माइनस के अंदर हुआ करता था, यहाँ 211 करोड़ का हुआ। तो जब इस तरीके से फॉर्मेशंस होती हैं कंपनी में, तो वहां से मल्टीबैगर होने के चांसेस भी अच्छे नजर आते हैं। और सीधा सीधा रीजन यहाँ पे दिख ही रहा है कि जब नेट प्रॉफिट इतना इंक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है स्टॉक भी ऊपर जाना ही है, राइट। और यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे तकरीबन जो है ये हाईएस्ट ही है, क्योंकि पहले माइनस में हुआ करते थे, फिर प्लस में आए, उसके बाद में फिर ये हाईएस्ट जो है ये नेट प्रॉफिट इन्होंने दिए हैं। तो नो डाउट अच्छा खासा स्कोप इसमें नजर आता है। सेल्स का जैसे मैंने कहा, सेल्स में कोई ऐसा कोई डाउनफॉल नहीं था, तो नो डाउट यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे, जो माइनस के अंदर चीजें हुआ करती थी वो प्लस के अंदर आई हैं। अदर इनकम भी अच्छी खासी इन्होंने अच्छी खासी जनरेट की है, नो डाउट। नेट प्रॉफिट जो है वो भी माइनस में था, वो प्लस के अंदर आया है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी नंबर अच्छा है शेयर कैपिटल का। और रिजर्व जो देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए माइनस में रिजर्व थे, और यहाँ पे बहुत जो अभी रिजर्व हैं उस मुकाबले बिल्कुल भी रिजर्व नहीं थे, अच्छे खासे रिजर्व इन्होंने इंक्रीज किए। बोरोइंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी में को डूबने का। यहाँ पे बोरोइंग देखोगे आप, तकरीबन 32 हजार करोड़ की जो बोरोइंग जो है इन्होंने एक एक साल में यहाँ पे थी इनके पास में। और यहाँ पे अब बोरोइंग इन्होंने कम करते, तकरीबन फिफ्थ पार्ट हो रह गया है, यहाँ पे तकरीबन 5000 करोड़ की बोरोइंग है। तो नो डाउट जब बोरोइंग कम होती है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट जो मार्जिन होते हैं इनके इंक्रीज हो जाते हैं, तो नेट प्रॉफिट तो इंक्रीज होना ही है, वो एक सबसे बड़ा रीजन है। यहाँ पे अदर एसेट की बात की जाए, वो भी देखिए यहाँ पे तकरीबन इनके पास में 4000 करोड़ के एसेट हुआ करते थे, इन्होंने अपने एसेट बेचे, एसेट बेच के नो डाउट एसेट कम किया, तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, एसेट कम हुआ। तो शेयर होल्डर जो हम जैसे लोग हैं उनके लिए तो हमें हमेशा चाहिए कि शेयर ऊपर जाए। तो ये एक रीस्ट्रक्चरिंग जब होती है, तो शेयर जो है जरूर जरूर वहां से ऊपर जाने के चांसेस तो रखता है, और बुक वैल्यू पे तो जरूर से जरूर चांस रखता है। और बुक वैल्यू की बात करना मैं भूल गया था, तो यहाँ पे देखिए बुक वैल्यू इसका जो है 15 था, और 15 था, और यहाँ पे करंट प्राइस अभी भी 630 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है शेयर। तो यहाँ से अभी भी 2.5 गुना ये ऊपर जाने का मादा पूरा पूरा रखता है, बुक वैल्यू तक तो एटलीस्ट यहाँ पे पहुंचने का मादा यहाँ पे रखता है। तो नो डाउट अच्छी खासी चीज यहाँ पे निकल के आती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कैश फ्लोज के अंदर, तो कैश फ्लोज भी प्लस के अंदर है, नो डाउट। और यहाँ पे आरओसी की बात करें तो आरओसी भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, वो भी अच्छी चीज निकल के आती है। अब यहाँ पे जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग और बाकी होल्डिंग्स यहाँ पे देखें, तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे तकरीबन 29% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास में भी कुछ होल्डिंग है, और डीआईएस के पास में अच्छी खासी होल्डिंग है। तो मैं कहूंगा कि ये डीआईएस की कंपनी है बेसिकली, और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग जो है इस साल में बढ़ाई भी है, नो डाउट, वो भी एक अच्छी बात है। पब्लिक के पास 36% की होल्डिंग है यहाँ पे, उसके बाद भी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी तकरीबन 10% के करीबन होंगे। तो यहाँ पे तकरीबन जो है यहाँ पे 20 से 25% की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास में नजर आती है, क्योंकि 1% से नीचे वाले भी काफी सारे प्लेयर्स होंगे। तो 20 से 25% की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास में है, तो क्वाइट कंफर्टेबल, नो डाउट। फंडामेंटल्स के अंदर अगर आप कोर फंडामेंटल्स देखेंगे तो वो सही नहीं है, नो डाउट। लेकिन यही कई बार अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए होती हैं कि जब फंडामेंटल में कुछ चेंजेस आते हैं, तो किस तरीके से शेयर जो है ऊपर जा सकता है, वहां पे जो है कई गुना होने के चांसेस होते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। अब टेक्निकल्स के अंदर देखते हैं कि टेक्निकल्स के अंदर शेयर क्या कहता है, कि अभी भी इसके अंदर कोई मोमेंटम बाकी है या नहीं है। तो वहां पे चलते हैं। वहां जाने से पहले इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। तो टेक्निकल्स के ऊपर यहाँ पे आ गए हम, और टेक्निकल के अंदर देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली इसने राउंडिंग बनाई थी, काफी अच्छी राउंडिंग यहाँ पे बनाई थी। और राउंडिंग जब भी बनती है तो देखिए इसी तरीके से राउंडिंग में शेयर ऊपर भी चला जाता है, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, और मैं काफी जो है कॉन्फिडेंट रहता हूँ इस तरीके के चार्ट पैटर्न में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसके बाद में ऊपर गया, फिर से यहाँ पे नीचे कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आप ये देखेंगे, लेट मी ड्रॉ इट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसने
कप विद हैंडल यहाँ पे पैटर्न बनाया, ये कप था यहाँ पे, कप बनाने के बाद में ये हैंडल बनाया, हैंडल बनाने के बाद में ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखेंगे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद में वापस से इसने हाई बनाया ये वाला यहाँ पे 650 का, और वहां से कंसोलिडेट हुआ और वापस से जो है ये वापस से ऊपर जो जाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे क्या चीजें निकल के आती हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लेट मी ड्रॉ इट, तो यहाँ पे ये वापस से एक यहाँ पे शोल्डर बना, शोल्डर बनने के बाद में ये इसकी बॉडी बनी, बॉडी बनने के बाद में वापस से इसने ये शोल्डर बनाया, शोल्डर बनाने के बाद में अब यहाँ से भी ब्रेकआउट दे सकता है। ब्रेकआउट देने के बाद में नेक्स्ट टारगेट जो इसका निकल के आता है वो नेक्स्ट टारगेट इस वाले लेवल पे निकल के आएगा जो कि 9 का लेवल है। तो यहाँ से भी तकरीबन इसका जो है 35% का ग्रो यहाँ से भी होने के पूरे चांसेज हैं, और उसके बाद में इस रेंज में ब्रेकआउट देता है तो और भी ऊपर जाने के चांसेज है, और यहाँ पे जो है लाइफ टाइम हाई पे भी इसके जाने के चांसेज हैं। और उसके पहले जो है बुक वैल्यू आ जाता है, बुक वैल्यू तकरीबन 15 है, तो वहां पे जाने की भी चांसेस, तो 2.5 गुना तो वहीं पे हो गया अगर ये बुक वैल्यू तक पहुंचता है। तो नो डाउट अच्छी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है अभी भी इस लेवल पे भी। और यहाँ पे वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो अभी तक के सबसे अच्छे वॉल्यूम जो है अभी तक के ये, अगर मैं प्रीवियस में देखूं तो कहीं भी ऐसे वॉल्यूम्स नजर नहीं आया। तो यहाँ पे ये अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मतलब डिलीवरी जो है शेयर की ली जा रही है। तो टारगेट यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 9 रुपीज रहेगा। उसके बाद में अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ पे जो है बुक वैल्यू उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो कि 15 रुपीज है। और उसके बाद में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके अंदर जो है इसके लाइफ टाइम हाई जो इसका था वही इसका टारगेट रहेगा, जो कि यहाँ पे अगर लाइफ टाइम हाई को देखा जाए तो वो नंबर निकल के आता है 46 रुपीज। तो 46 रुपीज का भी टारगेट इसके अंदर ये अचीव कर सकता है, उसके अंदर कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्योंकि अब सारी चीजें एक वापस से जैसा बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ रीस्ट्रक्चर्ड हुई, तो रीस्ट्रक्चर्ड होने के बाद में जब चीजें सही हो जाती हैं तो जिस तरीके से कंपनी नीचे आती है उसी तरीके से कंपनी जो है ऊपर जाने के भी पूरे उसके अंदर चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पे करना क्या चाहिए, यहाँ पे ये करना चाहिए कि अगर ये सबसे पहले अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है 650 के लेवल के ऊपर जाता है तो अच्छा बाइंग रेंज इसके लिए ओपन हो जाएगी। और अच्छा खासा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 9 पे आता है। अगर आप यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ वेट करके 650 के ऊपर जो है इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। नो डाउट अभी शेयर के अंदर मोमेंटम इस तरीके से रहता है, या तो ये अपर सर्किट में होता है कई बार, या फिर लोअर सर्किट में होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2-3-4 दिन ये लोअर सर्किट में भी रहे, तो वहां पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक अगर आप कंजर्वेटिव बायर हैं तो एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इसको परचेज कर सकते हैं। इस तरीके के स्टॉक जो है हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए, क्योंकि ये अच्छा खासा बूस्ट जो है हमारे पोर्टफोलियो को देते हैं। तो यहाँ पे सोच समझ के आप काम कर सकते हैं और अपने लेवल पे पहुंचने तक का वेट कीजिए। नीचे जाता है, नीचे जाने में देखिए 5% भी 4 दिन नीचे गिरता है तो 20% नीचे आ जाता है, तो वहां पे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक स्ट्रेटजी के थ्रू यहाँ पे काम करना है। और जब तक वो टारगेट अचीव ना हो जाए तब तक वहां निकलना है। कई बार तो और भी कंडीशंस हमें देखनी चाहिए, जैसे कि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई के करीबन ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो टारगेट पे ही बैठे रहे। जैसे 9 का टारगेट है राइट, तो वहां पे अगर 850 पहुंच जाता है, आपको लगता है कि मार्केट काफी ऊपर है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी ये शेयर आपको देगा, और हमेशा जो है अच्छे लेवल्स भी इसके अंदर ओपन है। तो आप चाहें तो इसके अंदर जो है अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और निकलने का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं निकलता है। तो मैं तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं निकलूंगा। मैंने 350 के लेवल पे परचेज किया, उसके बाद में 4 के लेवल पे परचेज किया, उसके बाद में कुछ शेयर्स मैंने जो है 550 के लेवल पे भी परचेज किया, और मैं बिल्कुल बुलिश हूँ इसके अंदर। आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, और ये रिस्की शेयर है, मैं आपको क्लियर कर दूं। तो सारी चीजें आप सोच समझ के करें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अपना एनालिसिस करके सारी जो चीजें हैं सारे स्टेप्स लें। तो ये आज की बात होगी। 9:15 पे आज मिलेंगे लाइव, तो वहां पे जरूर मैं आपका इंतजार करूंगा। तो प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। कोई फीडबैक हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। तो दिस इज फॉर टुडे गाइस, बाकी मिलते हैं 9:15 पे लाइव स्ट्रीम में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।